देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोलोरॉक्स लॉ और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। देवशिका का मैसेज आया था कि सर वो आपने डाइल्यूशन का इफेक्ट जो टॉपिक है वो स्किप हो गया है और जो ग्राफ वगैरह था वो भी आपने नहीं बताया है, दोबारा बता देना। तो मेरे को ऐसा ध्यान था, शायद बता दिया था। बाकी मैंने लास्ट क्लास के अंदर वैसे फटाफट और स्टार्टिंग के अंदर ये सब चीज डिस्कस कर ली थी, बट दोबारा बता देता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को। मैंने कहा था कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, अगर इन दोनों के ऊपर डाइल्यूशन का इफेक्ट की बात करें तो कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का इनवर्स इफेक्ट होगा। मींस डाइल्यूशन अगर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। रीजन, क्योंकि कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस का कंडक्टेंस है। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं वो कितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब अगर मान लो डाइल्यूशन इंक्रीज करूंगा तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो पहले यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस जो थे वो इस तरह से पास पास थे, है ना। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन क्या थे, पास पास थे। अब जैसे मैंने डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया है तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो अब आयंस को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, तो आयन जो होते हैं वो इस तरह से दूर दूर अरेंज हो जाते हैं। तो उस केस में अब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। पहले यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन ज्यादा थे, अब नंबर ऑफ आयन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होगा तो उनका जो कंडक्टिविटी है या उनके कारण जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो हमारे पास पॉइंट क्या है कि अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। क्यों हो रहा है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, क्योंकि जब डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन अगर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। रीजन, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी क्या है अपने पास, लैम्डा m इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन c, यानी कंसंट्रेशन के रिवर्स है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। हम लोगों ने यहाँ पर दो पॉइंट डिस्कस किए, एक तो कंडक्टिविटी, दूसरा मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होता है, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है। अब बात ये आई आगे कि भाई अगर ऐसा है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करी हमने कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो डाइल्यूशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम क्या डाइल्यूशन हो सकता है मेरे पास। तो यहाँ क्या अज्यूम किया कि सपोज करो अगर मेरे पास इनफिनाइट डाइल्यूशन हो, यानी कंसंट्रेशन जो है उसको हम जीरो कर दें, ठीक है, कंसंट्रेशन गोस टू जीरो, तो उस केस के अंदर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफिनाइट रहेगा। ठीक है, इनफिनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। इनफिनाइट डाइल्यूशन जब होता है तो उस केस के अंदर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जब डाइल्यूशन इनफिनाइट हो गया तो उस केस के अंदर डिसोसिएशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, तो अपने पास मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और इस डाइल्यूशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है दैट्स कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब पॉइंट क्या आया कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उन पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो हमने क्या देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए डेफिनेशन क्या आती है अपने पास। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी के लिए ग्राफ प्लॉट करें, ये लैम्डा m और रूट सी कहां से आया, एक साइंटिस्ट थे, डेवाई हुकेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के बेस पर अपने यहाँ पर ये रिलेशन है अपने पास कि लैम्डा सी इक्वल्स टू लैम्डा इनफिनाइट माइनस बी रूट सी, सी कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, इक्वल्स टू
लैम्डा इन्फिनिटी माइनस v रूट c। ये अपने पास एक इक्वेशन दिया हुआ था जो डेवाई हुकर साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने दिया था, तो अपने डिटेल में तो है नहीं इसके बारे में। ऑनसेगर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको अपन, ऑनसेगर इक्वेशन, क्योंकि ये पहले डेवाई हुकर ने दिया, उसके बाद ऑनसेगर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इक्वेशन दिया अपने पास। तो ऑनसेगर इक्वेशन है और इसके अंदर ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला कोई मीन्स अपन ज्यादा निकालेंगे नहीं, सॉल्यूशन करना नहीं है इसका अपने को, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर लैम्डा एम और रूट सी के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा आएगा अपने पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के बेसिस पर हमने लैम्डा एम सी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन है उसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं पहले अपन, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सभी कंसंट्रेशन पे कंप्लीटली क्या होता है, आयोनाइज होता है। तो अब उस केस के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चाहे कंसंट्रेशन कम करो या ज्यादा करो कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो ये अपने पास ग्राफ जो है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ। इस तरफ से आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। क्यों नहीं है वेरिएशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कोई भी कंसंट्रेशन हो जाए, ठीक है। जितनी भी कंसंट्रेशन होता है सभी कंसंट्रेशन पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, इसलिए इसके मोलर कंडक्टिविटी में कोई खास चेंज नहीं आता। बट अगर हम बात करें यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है अपने पास, जैसे अपने पास कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। ये ऐसा ग्राफ है, देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, और जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है तो एकदम से मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है। तो ये जो ग्राफ है ये अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहाँ पर कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया, सब समरी बोले हम इसकी, तो क्या समरी है अपने पास कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है या डाइल्यूशन का इफेक्ट जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ज्यादा होता है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो सभी कंसंट्रेशन पे जो है आयोनाइज हो जाता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डाइल्यूट करने के बाद ही आयोनाइज होता है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ था जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई खास चेंज नहीं होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं उसकी कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो एकदम से राइज अप हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल कंसंट्रेशन पे वो आयोनाइज नहीं होता है, बट इनफिनिट डाइल्यूशन पे वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है। और इसी बेसिस पे कोलराउश अपना लॉ दिया था, क्या था कोलराउश लॉ, एट द इनफिनिट डाइल्यूशन the molar conductivity of electrolyte is the summation of molar conductivity of cation and anion, because at the infinite dilution ions freely move in a solution without affecting each other, without any interaction between each other, and individually take part in a molar conductivity. So it's also called independent migration law of ion, ठीक है। क्योंकि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, इससे आयन फ्रीली मूव करता है, उसके बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है। तो ये था हमारे पास कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ का एक एग्जांपल जो एप्लीकेशन जो थे वो हमने कर लिए थे। क्या क्या एप्लीकेशन था, फर्स्ट एप्लीकेशन हमने नोट किया था कि कोलराउश लॉ के बेसिस पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी को हम ग्राफिकल मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से अपन पता कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या है। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम क्या यूज लेते हैं, कोलराउश लॉ। और कोलराउश लॉ जो होता है उसका जो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ, तो हमने यहाँ पर क्या एप्लीकेशन किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन किया था हमने कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी इनफिनिट डायरेक्शन में मोलर कंडक्टिविटी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो अपने पास कैटायन और एनायन जो होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी समेशन इक्वल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि मेरे पास सपोज एसिटिक एसिड था, उसका मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना, तो हमने क्या किया,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनकी मोलर कंडक्टिविटी नॉन है उनके साथ इक्वेशन बनाया और उसके बेसिस पे एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया था। सोडियम एसीटेट और HCl को ऐड किया, उसमें से NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड एप्लीकेशन था हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट द C कंसंट्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या था? C कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी एट C कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो इनफिनाइट C कंसंट्रेशन और इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा इनफिनाइट M। ये सेकंड एप्लीकेशन है जिससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। हो गया 2 पॉइंट अपने पास, ये अपने पास एप्लीकेशन थे। थर्ड हम कह सकते हैं कि अगर अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना हो तो कैसे निकालें? सपोज करो मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा H प्लस और A माइनस में। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 है और T टाइम पे ये अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, ये अल्फा मोल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देन K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर सपोज करो T टाइम पर या इक्विलिब्रियम पर इसका कंसंट्रेशन C1 माइनस अल्फा, इसका कंसंट्रेशन C अल्फा और इसका कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा है। तो उस केस में K इक्वल्स टू क्या आएगा? C अल्फा मल्टीप्लाई C अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल हो गया, देन C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू प्लेस करेंगे तो इसको और आगे आप चाहो सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अपने पास जो कांस्टेंट है अपने पास उसी कांस्टेंट की वैल्यू आ गया K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये थे हमारे पास कोलराउच लॉ के एप्लीकेशंस। हम बात कर रहे थे कुछ न्यूमेरिकल्स की, इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो एग्जांपल वगैरह करने के लिए कहा था मैंने आप लोगों को। तो अब इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। देखो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। द रेजिस्टेंस पेज नंबर 57 पे है, एडवाइजर है तो आपके पास, अदरवाइज आप बुक में देखना। एग्जाम्पल नंबर 6 है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl solution is 100 ohm. The resistance of conductivity cell filled with 0.1 mole liter inverse KCl solution is 100 ohm. If the resistance of cell with 0.02 mole liter inverse KCl is 520 ohm, then determine the molar conductance of 0.02 mole liter inverse KCl solution। इसका मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। If specific conductance of 0.1 mole liter inverse KCl solution is 1.29, okay? अब देखो 0.1 मोल कंसंट्रेशन वाला एक KCl सॉल्यूशन और दूसरा KCl सॉल्यूशन 0.02 मोल लीटर इनवर्स का। अब इन्होंने क्या कहा कि दोनों को अपने अलग अलग सेल के साथ कनेक्ट किया है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। और 0.1 मोल लीटर इनवर्स जो कंसंट्रेशन है उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो क्या करें अपने पास फॉर्मूला क्या था? लैम्डा m इक्वल्स टू
K इक्वल्स टू 1/r मल्टीप्लाई L अपॉन A। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला था, ठीक है ना। फॉर्मूला था ये अपने पास K इक्वल्स टू 1/r मल्टीप्लाई L अपॉन A। और इसमें जो L अपॉन A है ये क्या होता है अपने पास, सेल कांस्टेंट होता है। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, जो सेल यूज में ले रहे हैं, कंडक्टिंग सेल जो यूज में ले रहे हैं उसका सेल कांस्टेंट निकाल लें। तो सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई R। K क्या है अपने पास 0.1 मोल लीटर इनवर्स के लिए K की वैल्यू कितना है 1.29 और इसके लिए R की वैल्यू कितना है 100। तो इस सेल के लिए, कौन से के लिए जिसका कंसंट्रेशन ये है, उसके लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितना आ गया 129, ठीक है। अब ध्यान रखना सेल कांस्टेंट, वर्ड कांस्टेंट यूज इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसका वैल्यू पता चल गया अपने को। अब क्या करें हम, जो 0.02 मोल लीटर इनवर्स वाला सेल है इसके लिए हम क्या निकालें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालें। K इक्वल्स टू 1/r, इसका R कितना है 520 इंटू L अपॉन A की वैल्यू कितना आ गया 129, ठीक है। तो इससे क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, K निकाल लिया, किसके लिए 0.02 के लिए, और ये किसके लिए था अपने पास 0.1 के लिए था, ठीक है। K की वैल्यू आ गई, देन लैम्डा m इक्वल्स टू K 0.02 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन C 0.0। यहां से जो K की वैल्यू आएगी वो यहाँ प्लेस कर दो, डिवाइड कर दो, तो इसके लिए मोलर कंडक्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल ध्यान देना। The molar conductivity of 0.1 m and 0.001 m ammonium hydroxide solutions are 3.6 and 34.0 Siemens centimeter square mole inverse, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू निकालना है। इफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे NH4OH का कंडक्टेंस है 271.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है भाई, निकल जाएगा, सिंपल सा है। अल्फा इक्वल्स टू, पहले 0.1 के लिए निकालो 3.6 अपॉन 270.1, फिर अपने पास 0.001 के लिए निकालो 34 अपॉन 271.1, हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन अपॉन इनफिनाइट, तो अपन निकाल दोनों के लिए, है ना। तो ये हो गया अपने पास इसके अंदर कोलर-राउश लॉ कंप्लीट, और कोलर-राउश लॉ के एप्लीकेशंस भी हो गए कंप्लीट, क्लियर है। हाफ पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही है 11th का टॉपिक अपने पास, जो हमने 11th में किया था, सेम वो टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फैराडेज लॉ डिस्कस किया हमने, ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर्स, फैराडेज लॉ कर लिया हमने, देन कंडक्टेंस,
कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड कोलराउश लॉ के एप्लीकेशंस। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके।